Well, in this video, we are going to study about the standing waves in a string fixed at both ends. Standing waves now. We are going to study about standing waves in a string fixed at both ends. हमने क्या किया, इससे पहले हमने स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़ा है. अब हम स्टैंडिंग वेव की एप्लीकेशन करते हैं कि स्टैंडिंग वेव के कंसेप्ट को एक ऐसी स्ट्रिंग पर लगाते हैं जिसके दोनों ही एंड फिक्स हैं. तो इसमें से सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है कि वो आपसे सवाल पेपर में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर ए स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड. आप एक ऐसी स्ट्रिंग ले लीजिए जिसके दोनों एंड फिक्स हैं, उसमें जो स्ट्रेनिंग वेव बनते हैं उसके बारे में आप चर्चा करिए. तो ये रही आपके पास. सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो दोनों एंड से फिक्स है. हम एक एंड को ए कह देते हैं और दूसरे एंड को हम बी कह देते हैं. विल टेक वन एंड एज एट ए एंड अनदर एंड एट बी. अब दोनों एंड के ऊपर नोड बनेंगे और नोड कौन सी जगह होती है जहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेव का, स्टैंडिंग वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा. और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लंबाई कोई एल है. ओके, तो हमने स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन है उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि उसका जो एम्पलीट्यूड होता है ना, पहले हम जनरल फाइनल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं कि जो बाई हमारे पास आता है 2a साइन के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी. ये हमने स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन पढ़ी. अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ. उसमें जो ये वाला पार्ट है ये एम्पलीट्यूड है. हेयर a इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स. अब ये जो एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो कब होगा, जब ये साइन के एक्स वाला पार्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब साइन के एक्स वाला पार्ट जो है वो 1 हो जाएगा. ये हम स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ लिखना पसंद करेंगे द कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड. द कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड. मिनिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन क्या होगी कि एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा. एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू एनी एन टाइम लैम्डा बाई 2. इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ये कैसे होगा, क्यों होगा, कैसा नहीं होगा. ओके. दूसरा है द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. द कंडीशन फॉर एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम कब होगा. सो हाउ इज दिस पॉसिबल. उस केस में क्या होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा दिस इज एन प्लस 1/2 लैम्डा बाई 2. ये दूसरी कंडीशन होगी. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 लैम्डा बाई 2. अब हमारी जो स्ट्रिंग है दिस इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 and x is equal to L, right? So therefore the nodes are formed at x is equal to 0. इसलिए जो x is equal to 0 के ऊपर और x is equal to 0 L के ऊपर जो है वो नोड्स बनेंगे. तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम पढ़ा कि रिफ्लेक्शन एट द रिजिड बाउंड्री. सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 एट द नोड्स, राइट. सो द एक तो नोड हमारा बनता है x is equal to 0 के ऊपर, तो दूसरा नोड कहाँ बनेगा, व्हेन x is equal to n टाइम lambda by 2. So here x is equal to L lambda by 2. So here x is equal to L. So L is equal to n time lambda by 2. Right? So second node will be found when x is equal to L. So L is equal to n time lambda by 2. So हमने पढ़ना है कि मॉड ऑफ वाइब्रेशन. हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मॉड्स ऑफ वाइब्रेशन in a stretch string, right? So we'll start with the first mode of vibration. Start with the first mode of vibration. First mode of vibration. अब आपने मॉड ऑफ वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझना है, फिर हम इसकी बात करेंगे.
देखिए कि जो मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या चीज़ होती है। मोड ऑफ वाइब्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि आप इस स्ट्रिंग को प्लग करेंगे, जैसे आपने स्ट्रिंग बांधी ना दो एंड्स के बीच में, आप इसको प्लग करेंगे। अब प्लग करने के बाद इसमें कितने तरीके से स्टैंडिंग वेव पैदा की जा सकती हैं, वो होते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन। वो सब तरीके जिनके साथ एक स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट की जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो पहला तरीका, जैसे कि फर्स्ट फंडामेंटल तरीका, जैसे स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट की जा सकती हैं। सो हियर इन दिस केस व्हाट इज इंपॉर्टेंट, let lambda 1 be the wavelength of the standing wave. Let lambda 1 be the wavelength of standing waves. ओके तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो एक रिलेशन बना देंगे कि हमारे पास जो रिलेशन रहेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अब वो तो मैंने वहाँ लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको हम 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं और ये 4 लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 भी है, x की जगह हम l पुट कर देते हैं और n की जगह हम 1 पुट कर देते हैं और ये आपके पास आ जाएगा lambda 1/2। सो lambda 1 इज इक्वल टू 2l। इसको हम एक सिंपल वे से भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। lambda 1 इज इक्वल टू 2l। सो हमें देखते हैं अब कि इससे आवाज़ कैसे निकलती है, right? This is called fundamental mode of vibration. It's called fundamental mode of vibration. So we know that, हम ये बात जानते हैं कि v is equal to nu time lambda and then the nu is equal to v upon lambda। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा। ओके सो हम यहाँ आगे करें तो अब जो पहली आवाज़ निकलने वाली है वो है वेलोसिटी अपॉन lambda 1। सो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेटेड विल बी, दिस इज v अपॉन, नाउ lambda 1 इज इक्वल टू 2l। दिस इज द फर्स्ट frequency generator. This is called fundamental frequency. This frequency generator is called fundamental frequency. And this is also called fundamental mode of vibration. ये पहला तरीका है, this is called fundamental mode of vibration. This is also called fundamental mode of vibration. तो fundamental mode of vibration क्या हुआ, ये पहला तरीका। आप यहाँ देखिए, जब एक गोला बनेगा, आप सिंपली समझें आप इसको, जब ये देखो एक गोला बन गया ना, ये दिस इज लाइक, ऐसे करके आप गोला देख लीजिए, एक सिंगल गोला। जब इस तरीके से वेव्स बनेंगी, स्टैंडिंग वेव ऐसे बनेंगी, दो एंड के ऊपर नोड बनेंगे और बीच में एंटी नोड होगा, तो ये फंडामेंटल तरीका होगा पहला स्टैंडिंग वेव पैदा करने का। ये हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास आएगा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सो फॉर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, second mode of vibration, we will now go for the second mode of vibration. अब दूसरा तरीका जिससे जो है वो स्टैंडिंग वेव्स पैदा की जा सकती है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब दो गोले पैदा हो जाएंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, हम बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक गोला बनेगा, फंडामेंटल तरीका हो गया। अब जब दो गोले बनेंगे, देखिए पहला गोला ये हो गया और दूसरा गोला ये हो गया। जब दो गोले बनेंगे तो ये दूसरा तरीका हो गया वाइब्रेशन का, राइट। तो इसको हम यूज़ करते हैं कि इसमें क्या है, यहाँ देखिए जो एल है ना, एल का जो फार्मूला हमने पढ़ा, दिस इज एन टाइम λ/2। सो हियर दूसरे तरीके के लिए हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे
और वेवलेंथ जो लैम्डा है ना, वो लैम्डा 2 इसका नाम रख देंगे। तो आपके पास हो जाएगा L इज इक्वल टू यहाँ 2 और लैम्डा 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ लिख देंगे लैम्डा 2 इज इक्वल टू कंप्लीट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि आवाज़ कैसे निकलने वाली है यहाँ से। ओके, सो वो आपके पास आ जाएगा वंस अगेन, V इज इक्वल टू, सॉरी, जो न्यू होगा ना, न्यू इज इक्वल टू V अपॉन नाउ लैम्डा 2। सो जो आवाज़ है इट इज़ V अपॉन लैम्डा 2 का वैल्यू क्या है, L। तो हम इसको फंडामेंटल जो मॉड ऑफ वाइब्रेशन उसके कंपैरिजन में यदि हम देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन। तो मैं इसको लिख दूंगा कि जो दूसरी आवाज़ है वो है 2 टाइम पहली आवाज़। This is the second mode of vibration. So now we have shift our discussions to the third mode of vibration. Third mode of अब आप जनरली देखें थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, 3 गोले बनेंगे, 1 2 और 3, राइट। और इसमें और क्या फ़र्क आएगा, इसमें हेयर n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और वेवलेंथ का नाम जो है वो लैम्डा 3 हो जाएगा। और आप इक्वेशन में लिख देंगे L इज इक्वल टू n की जगह 3 और लैम्डा 3/2 हो जाएगा। ओके, सो आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा 3 इज इक्वल टू नाउ 2L/3। जो लैम्डा 3 होगा वो 2L/3 हो जाएगा। तो आप फार्मूले में फिर पुट कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी पैदा होगी वो होगी B अपॉन लैम्डा 3 और फ्रीक्वेंसी का नाम हम थर्ड फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा V अपॉन, यहाँ आ जाएगा 2L और यहाँ आ जाएगा 3। ओके, सो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो इसको मैं लिख दूंगा 3 टाइम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। मज़ेदार बात ये है, यदि कि आप यहाँ लिख दीजिए, अब जो तीसरी फ्रीक्वेंसी पैदा होगी वो होगी 3 टाइम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी उसके 3 गुना ज़्यादा होगी। ओके, बहुत सिंपल सी बात। और आगे हम चलते हैं फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, आई विल गो फॉर द फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, चौथा तरीका जिससे स्टैंडिंग वेव्स पैदा की जा सकती हैं। फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, सबसे पहले जो n का वैल्यू होगा वो 4 हो जाएगा, लैम्डा का नाम लैम्डा 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ लिख सकते हैं L इज इक्वल टू n की जगह 4 एंड देन लैम्डा 4/2। तो आपके पास हो जाएगा 2 लैम्डा 4। L इज इक्वल टू 2 लैम्डा 4। जरा ध्यान से देखिए, 4 फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब 4 गोले, 1 2 3 और 4। ओके, अब आप यहाँ देखें, यहाँ से हम इस्तेमाल करते हैं लैम्डा 4 का वैल्यू निकालते हैं। जो लैम्डा 4 का जो वैल्यू हुआ वो हुआ L/2। अब आप यहाँ से निकलें, देखें कि जो आवाज़ निकलेगी वो कैसी होगी, राइट। सो यहाँ से लिखते हैं हम कि जो आवाज़ होगी न्यू 4 जो होगी वो आएगी V अपॉन लैम्डा 4। ओके, सो दिस इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 4 का वैल्यू हो जाएगा L और यहाँ 2 हो जाएगा। और यदि हम इसको अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 2 और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज 4 टाइम B अपॉन 2L। ओके, सो दिस इज न्यू 4 इज इक्वल टू 4 टाइम न्यू 1, राइट। सो आप क्या देख रहे हैं कि जो न्यू 1, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 and new 4, how they can be written, 1 is to 2 is to 3 is to 4, this all harmonics are present। तो इसमें एक बहुत सुंदर बात सुनने वाली है कि जो फंडामेंटल एक मॉड ऑफ वाइब्रेशन है, फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन, दीज आर ऑल कॉल्ड द हार्मोनिक्स। इन सब को हम हार्मोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द
fundamental mode of vibration is the first harmonics, and then second harmonics, then third harmonics, and then fourth harmonics. And there are two terms, the harmonics and overtones, right? So nth harmonic, यहाँ इसको हम बोलेंगे fourth harmonic and third overtone. This is the third harmonic and second overtone. This is the second harmonic and first overtone. So overtone और हार्मोनिक के बीच में आपने डिफरेंस समझना है। जब जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल होती है। जैसे आप देखिए यहाँ जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है ना, इसको हम सेकंड हार्मोनिक भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से दुगना है। यहाँ इसको हम थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 गुना है। इसको हम फोर्थ हार्मोनिक बोलेंगे क्योंकि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 4 गुना है। तो जो ध्वनियाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल होती है उनको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। ओवरटोन्स कौन से होते हैं? ओवरटोन्स वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, उनको हम बोलते हैं ओवरटोन्स, राइट? सो हियर देयर आर 4 ओवरटोन्स बट n-1 sorry 4 harmonics and n-1 overtones, right? So this is all about the standing waves in a string that is fixed at both ends. Thank you.